अब जो हम समाजशास्त्री का वर्णन करने जा रहे हैं उनमें उनका नाम है रॉल्फ डेरेनडार्क साहब। तो रॉल्फ डेरेनडार्क साहब जो है उनका जन्म 1928 में हुआ। उनका जन्म 1928 में हुआ। जर्मनी में पैदा हुए। डेरेनडार्क साहब का जन्म जो है सो जर्मनी में हुआ। जर्मनी में पैदा हुए समाजशास्त्री रॉल्फ डेरेनडार्क साहब आजकल ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान के निदेशक हैं। यानी कि डेरेनडार्क साहब का जन्म जनवरी में हुआ, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थान के निदेशक हैं। तो यूरोपीय आर्थिक सामुदायिक कमिश्नर भी रहे हैं। डेरेनडार्क साहब का प्रमुख योगदान वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में। डेरेनडार्क साहब का जो प्रमुख योगदान है वर्ग सिद्धांत, वर्ग संघर्ष और भूमिका सिद्धांत के क्षेत्र में। उन्होंने वर्ग संघर्ष के संबंध में कार्ल मार्क्स से भिन्न मत प्रकट किया। माने इसका कहने का अर्थ ये हुआ जो कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष के बारे में कहे उनसे भिन्न मत प्रकट किया है डेरेनडार्क साहब ने वर्ग संघर्ष के बारे में। जहां पारंपरिक मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वालों और मजदूरी के लिए काम करने वालों के बीच विभेद करता है, वहाँ डेरेनडार्क साहब वर्ग संघर्ष के लिए प्रमुख रूप से सरकारी दफ्तरों, निगमों जैसे संगठनों में सत्ता में अंतर को उत्तरदायी कारक मानते हैं। डेरेनडार्क साहब मानते हैं कि सत्ता में असमानता अपरिहार्य है, फिर भी इसकी ज्यादतियों पर कुछ सीमा तक नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है। डेरेनडार्क साहब ने संघर्ष के संरचनात्मक कारणों को ढूंढने का यत्न किया है। उनके अनुसार मात्र आर्थिक संबंध ही संघर्ष का कारण नहीं है, अपितु सत्ता शक्ति के संबंध भी संघर्ष को जन्म देते हैं। सत्ता हर सामाजिक संगठन में विद्यमान है, अतः समाज में संघर्ष अवश्यगामी है। अपने संघर्ष सिद्धांत की प्रस्तुति के पूर्व उन्होंने पश्चिमी सोच पर आधारित समाज संबंधी एक दूसरे के विरोधी दो मॉडल्स यथा मोटेक मॉडल, कंसेंसस मॉडल तथा बाध्यता मूलक मॉडल, कोरोसन मॉडल का सविस्तार वर्णन विश्लेषण किया। डेरेनडार्क साहब मानते हैं कि समाज के दो चेहरे हैं, यथा संघर्ष और मतैक्यता सामंजस्य। इन दोनों के बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की पूर्व आवश्यकताएं हैं। रूम में दे खाना आता है रूम पहले थोड़ी बहुत मतैक्यता न हो, इसी कारण संघर्ष अंततः मतैक्यता और एकीकरण की ओर अग्रसर करता है। डेरेनडार्क साहब के संघर्ष की सिद्धांत की जड़ें सत्ता के विभाजन में गड़ी हुई है। वे कहते हैं कि सत्ता का विभिन्न रूप में वितरण अनिवार्यतः व्यवस्थित सामाजिक संघर्ष का निर्धारक कारक है। उन्होंने इस संबंध में पदों के साथ जड़ी सत्ता की मात्रा में भिन्नता को संघर्ष का प्रमुख तत्व माना और व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारात्मक विशेषताओं को संघर्ष के उत्पन्न करने में कोई महत्व नहीं दिया। डेरेनडार्क साहब के अनुसार सत्ता व्यक्ति के साथ नहीं पदों के साथ जुड़ी होती है। अतः एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है
आवश्यक नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी उसके पास सत्ता का कोई पद हो। माने इसका कहने का अर्थ है कि एक स्थिति में एक व्यक्ति के पास जो सत्ता है तो आवश्यक नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी उसके पास सत्ता का कोई पद हो। माने इनके कारण सत्ता हट भी सकता है। इस प्रकार एक व्यक्ति एक स्थिति में मातहत है तो जरूरी नहीं है कि दूसरी स्थिति में भी वह मातहित ही हो। साहब और मातहत की स्थितियां हितों के संघर्ष को जन्म देती है और बाद में यही व्यापक संघर्ष रूप का धारण कर लेते हैं। हित दो प्रकार के होते हैं, व्यक्त और अव्यक्त। उन्होंने अचेतन भूमिका प्रत्याशाओं को अव्यक्त हित कहा है तथा जब अव्यक्त हित चेतन स्थिति में आ जाता है तब वह व्यक्त हित बन जाता है। इसी संदर्भ में डेरेनडार्फ साहब ने 3 समूह बताए हैं, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह। वे कहते हैं कि संघर्ष का विश्लेषण करते समय व्यक्त और अव्यक्त हितों के साथ साथ इन समूहों का भी विश्लेषण किया जाना चाहिए। वेबरवादी राल्फ डेरेनडार्फ का इस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि आधुनिक समाजों में सत्ता शक्ति किन हाथों में रहती है। वे कहते हैं कि विशाल आधार पर ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विकास ने समान जन को इनके अंशों शेयरों को खरीदने का अवसर प्रदान किया है, जिसके कारण अब पूंजीपति मालिकों की अपेक्षा वेतनभोगी व्यवस्थापकों मैनेजरों के हाथ में इन कंपनियों का नियंत्रण होता है। इस स्थिति को उन्होंने पूंजी का विसंयोजन कहा है। इन कंपनियों ये मैनेजर मात्र पूंजीपति मालिकों के हितों का ही ध्यान नहीं रखते, अपितु वे कंपनी की दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता और सुरक्षा के साथ साथ कर्मचारियों और मजदूरों के हितों को भी ध्यान रखने के लिए भी मजदूर संगठनों तथा सरकार के द्वारा वाद किए जाते हैं। एंथोनी गिडिंस साहब ने डेरेनडार्फ साहब के उपरोक्त विचारों की आलोचना 2 आधार पर की। प्रथम, यह सही है कि संयुक्त पूंजी निगमों ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के विकास ने स्वामित्व के आधार के दायरे को बढ़ाया है। फिर भी इन पूंजीवादी प्रतिष्ठानों का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना है और इन प्रतिष्ठानों की सारी कार्यप्रणाली अभी भी पूंजीवादी है। लाभ का एक थोड़ा सा हिस्सा ही दिखावे के रूप में अंशधारियों में बांटा जाता है। गिडिंस की दूसरी आलोचना भी प्रथम आलोचना से जुड़ी हुई है। पूंजीपति मालिकों और व्यवस्थापकों मैनेजरों के बीच शायद ही कभी किसी मामले पर घोर मतभेद होता है। अधिकांशतः तो दोनों के हितों में काफी समानता होती है। यही नहीं, कभी कभी तो व्यवस्थापक भी उस कंपनी के बड़े अंशधारी होते हैं। अतः दोनों का ही प्राथमिक उद्देश्य कंपनी की सफलता और लाभ अर्जित करना होता है। डेरेनडार्फ साहब के वर्ग संघर्ष संबंधी विचारों के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने कई मामलों में मार्क्स के विचारों में असहमति प्रकट की है। उत्तर पूंजीवादी समाजों में स्वामित्व एवं नियंत्रण एक ही हाथों में नहीं है, जैसे कि आधुनिक संयुक्त पूंजी उद्यमों में होता है। अतः मात्र आर्थिक आधार पर, जैसा कि मार्क्स मानते हैं, संघर्ष की व्याख्या असंगत और अपूर्ण है। डेरेनडार्फ साहब के सिद्धांत की एक प्रमुख कमजोरी उसका एक तार्किक होना है। डेरेनडार्फ साहब के सिद्धांत का प्रमुख केंद्र बिंदु सत्ता रहा है, जिसे संघर्ष का एकमात्र कारक नहीं माना जा सकता। उन्होंने सत्ता को संघर्ष का आधार मानकर यह नहीं बताया कि संपत्ति
में अधिक प्राथमिकता या महत्व सत्ता को क्यों दी जाती है। कुछ विद्वानों का यह भी मत रहा है कि डेरेनडार्फ साहब के सिद्धांत को मार्क्सवादी संघर्ष के सिद्धांत के साथ जोड़ना ही गलत है। उनके सिद्धांत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के महत्व अधिक है। प्रणालियों, पदों तथा भूमिकाओं जैसे तत्वों पर जो डेरेनडार्फ के सिद्धांत में जोड़ दिया गया है वह उन्हें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के साथ जोड़ता है। उनकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं, पहला हो गया क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो 1959 में आया। दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास जो 1967 में आया। तीसरा हो गया सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी जो 1967 में आया। एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी जो 1968 में आया। द न्यू लिबर्टी जो 1975 में आया। लाइफ चांसेस जो 1979 में आया। उसके बाद अगले समाजशास्त्री हो गए किंग्सले डेविस साहब। किंग्सले डेविस साहब का जन्म समाजशास्त्र के आम पाठकों विद्यार्थियों के बीच किंग्सले डेविस विशेष रूप में अपनी पुस्तक मानव समाज 1936 के लिए ही जाने जाते हैं। यह पुस्तक पार्सन्स मॉर्टनवादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है जिसमें सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रकारों का एक समान दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। डेविस साहब ने इस पुस्तक के अतिरिक्त परिवार के समाजशास्त्र और वेश्यावृत्ति पर भी कार्य किया है और काफ़ी लिखा है। अपने सभी अध्ययनों में उन्होंने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। सन 1940 और 50 के बीच समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस परिप्रेक्ष्य को एक प्रमुख सैद्धांतिक उपागम के रूप में विकसित करने में डेविस ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सन 1959 में तो इस परिप्रेक्ष्य के बारे में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि यह न केवल एक सर्वाधिक प्रबल परिप्रेक्ष्य है अपितु समाजशास्त्र में यही एकमात्र विशिष्ट परिप्रेक्ष्य है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। डेविस यद्यपि पार्सन्स और मॉर्टन दोनों से प्रभावित थे किंतु उन्होंने अपने शोध कार्यों में पार्सन्स के बृहद सिद्धांत ग्रेड थ्योरी के प्रयोग की अपेक्षा मॉर्टन के मध्य श्रेणी सिद्धांत के प्रारूप को ही प्राथमिकता दी है। उनके बाद जो अगले समाजशास्त्री हैं उनका नाम है जॉक दरिदा साहब। जॉक दरिदा साहब का जन्म 1930 में हुआ। मूल रूप में दार्शनिक दर्शन शास्त्री रहे जॉक दरिदा साहब उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता के एक प्रमुख समकालीन हस्ताक्षर और फ्रांस के एक अग्रणी चिंतक है। उनके उत्तर आधुनिकता के दर्शन ने पश्चिम में तहलका मचा रखा है। उन्होंने विविध विषयों पर ढेर सारा लिखा है। उनके साहित्य और दर्शन के विशाल लेखन भंडारा की तह तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। उनके ज्ञान की सीमाओं का पता लगाना तो और भी दुष्कर है। उन्होंने अगस्त कांत, हीगल, मार्क्स, किरकेगार्ड, नीत्शे, जेंसी लाकू के साथ साथ काफ्का, जॉयस, मलारम और सोसरो जैसे अनेक विचारकों पर लिखा है। उनका समस्त लेखन फ्रेंच भाषा में है जिसमें कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद होना अभी शेष है। उनके लेखनों पर पश्चिमी दर्शन और तर्क का प्रभाव है। उन्होंने पश्चिमी दर्शन विशेषतः तत्व मीमांसा की आलोचना भी की है क्योंकि उसमें भाषा शास्त्र और व्याकरण की अवहेलना की गई है। भाषा संबंधी अपने विचारों में उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिंतक सॉसरे का अनुसरण किया है। दरिदा साहब के विचारों ने समाजशास्त्र सहित कई विषयों मानविकी, समाज विज्ञान, साहित्य आदि को प्रभावित किया है। उनका लेखन अत्यंत दुरूह है। दर्शन शास्त्र में प्रशिक्षित होने के कारण उनके लेखनों में दर्शन अधिक है और समाजशास्त्र नाम मात्र का जिसे खोजना भी एक टेढ़ी खीर है।
अपने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के विचारों के संदर्भ में देरिदा साहब ने कई नई अवधारणाएं प्रणीत की है। उनमें प्रमुख है विखंडनवाद या विरचनावाद, डिकंस्ट्रक्टिंग वेट डिफरेंस, विकेंद्रन, डिस्टेंडरिंग और आने वाले लोकतंत्र के प्रति आशा भरा विश्वास आदि। जॉक देरिदा साहब का जन्म अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। वे सन 1959 में फ्रांस आ गए और यहाँ उन्होंने पेरिस के प्रसिद्ध संस्थान इकोल नॉर्मल सुपीरियर में शिक्षा प्राप्त की। सन 1965 में जब प्रसिद्ध पारसीन पत्रिका क्रिटिक में इतिहास और लेखन की प्रकृति संबंधित पुस्तकों पर उनके 2 लंबे समीक्षा लेख छपे, तब व्यापक जन समुदाय में इनकी एक पहचान बनी और लोग इन्हें एक उदीयमान विद्वान के रूप में जानने लगे। उनके इन लेखों की कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियां ही उनकी भावी बहुप्रसिद्ध कृति ग्रेमोटोलॉजी का आधार बनी है। यह पुस्तक मूलतः दर्शन शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, जिसमें देरिदा साहब ने समानता के तर्क के नियम पर आधारित पश्चिमी वैचारिक तात्विक परंपरा की अपनी बहुप्रसिद्ध अवधारणा विखंडन के माध्यम से चीर-फाड़ की है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा अनेकों विरोधाभासों और विसंगतियों से भरी पड़ी है। विखंडन के अतिरिक्त इसी संदर्भ में उन्होंने अपनी एक अन्य अवधारणा वेट डिफरेंस का प्रयोग किया है, जिसकी रचना देरिदा साहब ने भाषा के ससरेवादी और संरचनावादी सिद्धांत के संदर्भ में सन 1968 में की है। ससरे साहब ने बताया है कि भाषा को उनके प्रति असामान्य रूप में सकारात्मक संदर्भ के बिना अंतर की एक व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। देरिदा साहब ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि दुर्भाग्यवश ससरे सहित बाद के संरचनावादी इस विचारणा के गूढ़ आशय को समझने में असमर्थ रहे। देरिदा साहब ने ससरेवादी इस विचारणा को स्पष्ट करते हुए ससरे के भाषा के सिद्धांत का हवाला दिया है। ससरे साहब के अनुसार किसी भाषा समुदाय के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली वाणी या वाक्य स्पीच का स्थान लेखन राइटिंग से पहले होता है। लिखित भाषा दूसरे नंबर पर आती है। लिखित शब्द हमेशा दूर और द्वयम दर्जे के होते हैं और वे वाक्य ही तकनीकी रूप है। लेखन तो शास्त्रे के अनुसार भाषा की विकृति है, क्योंकि इसमें व्याकरण के प्रयोग द्वारा विचारों का मूल भाव लुप्त हो जाता है। भाषा का मूल भाव तो जीवंत वाणी में निहित होता है, जिसमें निरंतर बदलाव आता रहता है। देरिदा साहब ने लिखित भाषा और वाणी में ससरे द्वारा किए गए इस अंतर के संबंध में कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। भाषा को शुद्ध आरेखी ग्राफिक और संभवतः याददाश्त का सहायक माना जाता है, किंतु इसे वाणी के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है। वाणी को विचारों के अधिक निकट माना जाता है, क्योंकि यह वक्ता की भावनाओं, विचारों और इरादों के अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम है। अतः वाणी प्राथमिक और अधिक मौलिक है, जिसे लेखन के द्वितीय और प्रातिनिधिक दर्जे से भिन्न किया जाता है। देरिदा साहब ने लेखन संबंधी अपने सिद्धांतों में ससरेवादी इस अंतर को ठीक नहीं माना है और कहा है कि इस अंतर को प्रमाणित करना कठिन है। देरिदा साहब मानते हैं कि भाषा का मूल लेखन में है, वाक्य या वाणी में नहीं। जिस प्रकार आधुनिक संरचनावाद की जड़ें भाषा विज्ञान विशेषतः फर्डिनेंड डी ससरे के विचारों में गड़ी है, उसी प्रकार यह माना जाता है कि उत्तर संरचनावाद की शुरुआत जॉक देरिदा द्वारा सन 1966 में दिए गए एक व्याख्यान से हुई है, जिसमें उन्होंने संरचनावाद के संक्रमण की बात कही है और एक नव उत्तर संरचनावादी युग के उदय को रेखांकित किया है। अपने इस भाषण में तथा अन्यंत उन्होंने संरचनावाद की जड़ों पर कड़े प्रहार किए हैं। उनकी विखंडनवाद की व्यूह रचना ने भाषा और अर्थ की पारंपरिक प्रस्तावनाओं को हिलाकर रख दिया।
संरचनावादियों के विपरीत दरिदा साहब ने भाषा के स्थान पर लेखन राइटिंग पर जोर दिया है, जो अपने व्यक्तियों पर भाषा की तरह कुछ संरचनावादियों के अनुसार भाषा की संरचना व्यक्तियों पर बाध्यकारी प्रभाव डालती है, नियंत्रण नहीं करती है। दरिदा साहब कहते हैं कि सभी संस्थाएं लेखन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, अतः ये व्यक्तियों को नियंत्रित कर ही नहीं सकती है। जहां संरचनावादियों ने भाषा प्रणाली में व्यवस्था और स्थायित्व को देखा है, वहां दरिदा साहब ने भाषा को अव्यवस्थित और अस्थिर माना है। वे कहते हैं कि विभिन्न संदर्भ शब्दों को विभिन्न अर्थ देते हैं। दूसरे शब्दों में शब्दों के अर्थ संदर्भों के अनुसार बदलते जाते हैं, अतः भाषा प्रणाली की नियंत्रणात्मक शक्ति का व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि कुछ संरचनावादियों ने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि कुछ संरचनावादियों ने माना है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए भाषा के अंतर्निहित नियमों को जानना एक असंभव माना है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के लिए भाषा के अंतर्निहित नियमों को जानना एक असंभव कार्य है। इसी आधार पर अंततः दरिदा साहब ने अपना विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। दरिदा साहब का यह विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य उत्तर आधुनिकतावाद के उद्भव के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद की आधारशिला उत्तर संरचनावाद ने ही रखी है। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बीच में अति बिना चेहरा का है एक असंभव। इसी आधार पर अंतर दरिदा ने अपना विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। दरिदा का यह विद्रोही या विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य उत्तर आधुनिकतावादी के उद्भव के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वास्तव में उत्तर आधुनिकतावाद को आधारशिला उत्तर संरचनावाद ने ही रखी है। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के बीच में विभेद की एक स्पष्ट रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। उत्तर आधुनिक चिंतन को उत्तर संरचनावाद का एक विस्तार या अतिरंजना कहा जा सकता है। फूको साहब, जो एक अग्रणी उत्तर संरचनावादी विचारक थे, अब जीवित नहीं है, किंतु उत्तर संरचनावाद की कमान अब दरिदा तथा अन्य फ्रेंच उत्तर संरचनावादियों ने संभाल ली है। दरिदा साहब इस क्षेत्र में अभी भी सक्रिय है और अब उत्तर संरचनावाद का स्थान उत्तर आधुनिकतावाद ने ले लिया है या लेता जा रहा है। दरिदा साहब का उत्तर आधुनिकता संबंधी समस्त विश्लेषण उनकी विखंडनवाद डिकंस्ट्रक्शनिज्म की अवधारणा पर आधारित है। ये मुख्यतः अपने विखंडनवादी दर्शन या सिद्धांत के लिए ही जाने जाते हैं। यह अपने प्रकार का एक पुनर्घटना क्रियावाद है। इसकी कई तर्क संगत व्याख्याएं की गई है और यह भी कहा गया है कि यह न तो कोई विधि है और न ही कोई सुविचारित निर्णय। वास्तव में विखंडन शब्दों के अर्थों को समझने का एक उपागम, एक विधि या एक तरीका है जिसमें शब्दों को अन्य शब्दों के साथ जोड़कर अर्थ निकाला जाता है। इससे शब्दों को उस घटना के साथ नहीं जोड़ा जाता है जिसके बारे में हम यह सोचते हैं कि ये शब्द उक्त घटना वस्तु को इंगित करते हैं। पूरा घटनाओं का विश्लेषण करते हुए दरिदा साहब ने कहा कि यह किसी गूढ़ोक्ति का एक विशिष्ट नाम या नामकरण है जो सभी अन्य शब्दों की भांति अपनी महत्ता संदर्भ से ग्रहण करता है। शब्दों के सभी अर्थ सापेक्षिक और अल्पकालिक होते हैं। अपने एक लेख स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन क्लासेज 1966 में दरिदा साहब ने लिखा है कि संरचना की अवधारणा के संपूर्ण इतिहास को केंद्र के द्वारा विस्थापन की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाना चाहिए। उत्तरोत्तर तथा एक नियमित क्रम में केंद्र विभिन्न स्वरूप और नाम ग्रहण करता रहता है।
विखंडन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए देरिदा कहते हैं कि मूल पाठ टेक्स्ट का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसकी अपेक्षा विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा इसकी कई ढंग से व्याख्या किए जाने की संभावना होती है, क्योंकि इसके कई अर्थों को जो खोजने की स्वतंत्रता रहती है। अतः विखंडन को विकेंद्रण की युक्तियों के रूप में देखा जा सकता है। विखंडन पढ़ने का एक तरीका है जो पहले हमें मुख्य विषय के केंद्र की जानकारी देता है और बाद में उसे पलट देता है, ताकि उपरांत महत्वहीन शब्दों द्वारा अस्थायी संस्करण को बदला जा सके। विखंडन की विधि सबसे पहले किसी मूल पाठ के द्विभाजी विपरीतता जैसे स्त्री पुरुष पर हमारी ध्यान केंद्रित रहती है और बाद में हमें यह बताती है कि यह विरोधी तत्व किस प्रकार आपस में संबंधित है, किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं। संकेतक सिग्निफायर के सदैव अनेक अर्थ होते हैं और पूर्ण या सत्याभासी अर्थ सदैव विरामित डेफर्ट अर्थ होता है। सत्य के विविध अर्थ होते हैं जो व्यक्ति के समक्ष चयन के लिए अनेक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। देरिदा ने इसे ही उत्तर संरचनावाद का नाम दिया है। उनका कहना है कि भाषा का अर्थ किसी मूर्त वास्तविकता या सत्य में नहीं खोजा जा सकता, अपितु यह अर्थ केवल स्वयं भाषा के संदर्भ में ही खोजा जा सकता है, जिसकी रचना सामाजिक रूप में होती है। उत्तर आधुनिकता में पुरातन और नवीन का संबंध अरैखिक या निरंतर नहीं माना जाता, अपितु यह एक ऐसा संबंध है जिसमें पुरातन और नवीन दोनों के विचारों धारणाओं में ही परिवर्तन आ जाता है। देरिदा का समस्त विखंडनवादी परिप्रेक्ष्य एक तरह से प्लेटो के समय से चले आ रहे शब्द केंद्रवाद लोगोसेंट्रिज्म के प्रति विद्रोही तेवर के परिणाम है। क्या सही, सत्य या सुंदर है, इन्हें उद्घाटित करने हेतु विचारों की एक सार्वभौमिक प्रणाली की खोज ही लोगोसेंट्रिज्म है। इस धारणा का पश्चिमी सामाजिक विचारधारा में वर्चस्व रहा है। देरिदा साहब ने इसे प्लेटो के समय से लेखन का ऐतिहासिक दमन और निरोध कहा है। इस शब्द केंद्रवाद ने न केवल दर्शन शास्त्र को नष्ट कर दिया, अपितु इसने सामाजिक विज्ञानों को भी तहस नहस करके रख दिया। देरिदा की रुचि वास्तव में इस समापन, इस दमन के स्रोतों के विखंडन या विखंडन में रही है, ताकि वे लेखन को उन प्रभावों से मुक्त करा सके जिनसे वे कजकरी हुई है। संक्षेप में देरिदा लोगोसेंट्रिज्म का विखंडन चाहते हैं। विखंडनवाद की अपनी धारणा को स्पष्ट करने के लिए देरिदा साहब ने पारंपरिक रंगशाला थिएटर का एक उदाहरण देते हुए लिखा है कि रंगमंच पर जो कुछ होता है वह वास्तविक जीवन में जो कुछ होता है उसका तथा लेखक निर्देशक अन्य लोगों की अपेक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतिनिधित्ववाद ही रंगशाला का ईश्वर है और पारंपरिक रंगशाला की यही धार्मिक रूप प्रदान करता है। देरिदा साहब के अनुसार एक धर्मशास्त्रीय रंगशाला एक नियंत्रित और जकड़ी हुई रंगशाला है, जिसमें अभिनेतागण पराधीनकर्ता होते हैं। वे रचनाकार लेखक के विचारों को निष्ठापूर्वक रंगशाला के मंच पर प्रस्तुत करते हैं। देरिदा साहब इस प्रकार की रंगशाला के स्थान पर एक अलग प्रकार की वैकल्पिक रंगशाला, एक वैकल्पिक समाज की बात करते हैं, जिसमें रंगमंच को नियंत्रित करने में कथन की कोई भूमिका नहीं होगी। अर्थात यह एक ऐसा रंगमंच होगा जिस पर अभिनेता, लेखक अथवा पुस्तकों का कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस प्रकार अभिनेतागण लेखक या निर्देशक से कोई निर्देश नहीं ले, किंतु इस प्रकार की वैकल्पिक रंगशाला और रंगमंच के स्वरूप के बारे में स्वयं देरिदा पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। क्या इस प्रकार का रंगमंच वैकल्पिक समाज अराजकता का एक अखाड़ा नहीं बन जाएगा? इस स्थिति का अनुमान लगाते हुए उन्होंने एक तनिक सा यह संकेत मार दिया है कि यह ऐसे मंच की रचना है जिसके शोर को अभी तक शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सका। इस प्रकार की रंगशाला को उन्होंने निर्दयी रंगशाला कहा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि देरिदा साहब पारंपरिक रंगशाला समाज में पूर्णतः रद्दोबदल चाहते हैं।
रंगशाला की इस उपमा का प्रयोग जब हम समाज पर करते हैं तब दरिदा साहब कहते हैं कि लेखक की तानाशाही से युक्त रंगशाला की भांति समाज को भी उन सभी प्रतिष्ठित चिंतकों के बारे में मुक्त किया जाए जो प्रभावक विमर्श या ज्ञान के रचनाकार रहे हैं। दूसरे शब्दों में दरिदा साहब चाहते हैं कि हम सभी लेखक बनने के लिए स्वतंत्र हैं। मार्क्स के बारे में दरिदा के विचारों को लेकर अधिक भ्रांति बनी हुई है। अनेकों का मत है कि यह मार्क्सवाद के पक्षधर नहीं है, क्योंकि उनका विखंडनवादी विश्लेषण डिकंस्ट्रक्शन एनालिसिस मार्क्सवाद को विस्तारित करता है। इस दृष्टि से उन्हें मार्क्सवाद विरोधी भी कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि दरिदा साहब ने महावृत्तांत मेटा नैरेटिव का विरोध किया है और अब उस घेरे में उन्होंने टॉलकट पार्सन साहब के साथ साथ मार्क्स को भी रखा है। इसी संदर्भ में उन्होंने मार्क्स के भौतिक द्वंद्ववाद की कमजोरी को उजागर करते हुए इसमें तात्विकता की कमी बताई है। दरिदा साहब ने स्पष्ट तौर पर मार्क्स का न विरोध किया है और न ही समर्थन। अभी कुछ वर्ष पूर्व 1997 भारत में अपनी यात्रा के दौरान दिए गए अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने मार्क्सवाद के प्रति अपनी आशा और आस्था जताई है। उन्होंने कहा था कि उनके विखंडनवादी विश्लेषण का उद्देश्य मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, किंतु जब भी हमें कारगर औजार की जरूरत होगी मार्क्सवाद की उपस्थिति हमें आश्वस्त करती रहेगी। लंबे साक्षात्कार के उनके विचारों से एक बात अवश्य स्पष्ट होती है कि वे नए संदर्भों में मार्क्स की पुनर्व्याख्या चाहते हैं। वे मार्क्स से एक ऐसे उत्तराधिकारी की आवश्यकता को महसूस करते हैं जो इसके पुनर्निर्माणित करने का दायित्व वहन कर सके, किंतु वे स्वयं इस दायित्व वहन के लिए तैयार प्रतीत नहीं होते हैं। स्पीच एंड फेनोमेना एंड अदर एसे 1967, राइटिंग एंड डिफरेंस 1967, पोजीशन 1972, डिजिमिनेशन 1972, मार्जिन ऑफ फिलोसफी 1972, ग्लास 1974, ऑफ ग्रामाटोलॉजी 1976, द ट्रूथ इन पेंटिंग 1978, स्पर्श नाइट यूज स्टाइल 1978, द पोस्ट कार्ड फ्रॉम सेक्रेट टू फ्रियोड एंड बियॉन्ड 80, स्पिंगोज 1984, सरकमफेशन विद बिगिनिंग 1983, स्पेक्ट्रेक्स ऑफ मार्क्स 1994। तो यह जैक दरिदा साहब की प्रमुख कृति और उनकी प्रमुख पुस्तकों का उल्लेख किया गया। जय समाजशास्त्र, जय सोशल शास्त्र, जय सोशल।